हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जी's क्लासेस। दिस इज सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बता दिया था और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में भी बता दिया था। मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी तो आप लोगों को बता दी थी, लेकिन न्यूट्रॉन की नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने वाले थे। आज मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताऊंगी कि एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, किसने ये मॉडल्स दिए, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स होते हैं। क्योंकि एटॉमिक मॉडल्स में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही जिक्र है, इस वजह से मैं आप लोगों को पहले एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाऊंगी। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो इन मॉडल्स के बाद में हुई थी, बहुत बाद में जाके हुई थी। तो इस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। पहला एटॉमिक मॉडल मेरे पास क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल मेरे पास क्या है, इधर देखो। When J.J. Thomson proposed his model of atom in 1904, then only electrons and protons known to be present in an atom। मतलब ये है, तब तक न्यूट्रॉन की कोई डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो थॉमसन प्रपोज्ड दैट, थॉमसन ने कुछ पॉइंट्स दिए। पहले मैं आपको बताऊंगी कि थॉमसन का मॉडल क्या था। थॉमसन के मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि थॉमसन ने ये कहा, जैसा कि वाटरमेलन के अंदर उसकी सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह एटम के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज बच्चों की मेरे पास एक वाटरमेलन है। अब उन्होंने ये कहा कि इस वाटरमेलन का जो रेडिश एरिया होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। ठीक, और वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को डिनोट करते हैं। ठीक, अब उन्होंने ये मतलब जैसा कि वाटरमेलन में होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि रेड पार्ट एक तरफ होता है और सीड्स एक तरफ होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा रेड पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब सारी जगहों को फैला हुआ होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। उसी तरह से जो हमारा एटम होता है उसके अंदर भी हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चारों तरफ, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको वाटरमेलन मॉडल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वाटरमेलन का एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स जो कि गिवन है, आप थ्योरी के फॉर्म में पढ़ सकते हैं इसको। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। अब इन्होंने क्या कहा, पहले पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारा एटम है उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है, स्फीयर होता है, उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास गिवन है, the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या बात बोल दी, सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो हमारे एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है। जैसा कि लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पर प्लस का 2 चार्ज ले रही हूँ किसी भी एटम के अंदर, तो उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो -2 होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसलिए सेम होता है, प्लस से ये माइनस कैंसिल होने के बाद ये 0 बचता है, जो कि एक न्यूट्रल बन जाता है। एटम को न्यूट्रल बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं वो हमारा जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा था। अब है ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब थॉमसन के मॉडल ने क्या कहा कि एटम्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कि उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, the result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model। अब इसके हिसाब से क्या, इसके हिसाब से ये है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर क्या होता है, एटम के, अब आजकल जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एटम है उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन चारों साइड मूव करते रहते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर की साइड रहता है। ठीक है, अब उसके अंदर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूफ हो गई, तो उससे क्या हुआ, हमारा थॉमसन का जो मॉडल है ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये फेल हो गया। इसके
बाद जो हम मतलब इनकी गलती सुधारने के लिए आए रदरफोर्ड, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली लिखने के लिए आ जाता है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कि क्या मॉडल था और कैसे कैसे इसमें एक्सपेरिमेंट हुए। तो आइए अब देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का एटम का मॉडल, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged in an atom. Rutherford designed an experiment for this. अब रदरफोर्ड किस चीज में इंटरेस्टेड थे, वो इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। अब इस चीज को उन्होंने कैसे पता लगाया, उन्होंने इस चीज को पता लगाया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है और ये डायग्राम भी है। ये डायग्राम मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको पूरे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, फिर हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, ये एक्सपेरिमेंट ये था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, इतनी पतली इन्होंने गोल्ड फॉइल ली, बहुत ज्यादा पतली, एकदम बिल्कुल थिन, ठीक है, समझ रहे हो। और अब इन्होंने गोल्ड ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड जो होती है वो सबसे ज्यादा थिन होती है, इस वजह से इन्होंने गोल्ड ली, ठीक है। अब इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ले ली, यहाँ पर इन्होंने ले ली यहाँ पर अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, जब हीलियम एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल देते हैं, वो बन जाता है मेरा He+2, तो उसको हम बोल देते हैं अल्फा पार्टिकल। He+2 को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ले लिए, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने एक स्क्रीन ली जिंक सल्फाइड से कोटेड, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चल रहा था उन लोगों को, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स का वैसे पता चल रहा था कि जिंक सल्फाइड की जो वो थी स्क्रीन थी वो ग्रीन ग्लो कर रही थी, जिसकी वजह से पता चल रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कैथोड रे के अंदर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या लिया, जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग ले ली, स्क्रीन ले ली, ठीक। अब क्या किया इन्होंने, जैसे ही अल्फा पार्टिकल की रेज यहाँ से इन्होंने ऐसे भेजी, इसके थ्रू मतलब पास करवाई, गोल्ड फॉइल में पास करवाई, या फिर ऐसा बोल देते हैं उनकी बारिश उनके ऊपर करवाई, अल्फा पार्टिकल की बौछार बोलते हैं, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब ऐसा हुआ तो अल्फा पार्टिकल के कुछ पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, यहाँ से बिल्कुल सीधा निकल गए, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स अपने पाथ से हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गए, जैसा कि यहाँ पर शो भी है, और ये वाला, ठीक है। लेकिन 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा निकला जो यहाँ पर सीधा गया भी, लेकिन वापस टकरा के अपने पाथ पे वापस आ गया, अपनी जगह पे वापस आ गया। जैसा कि मैं ये मार्कर है, मैं यहाँ पर ऐसे इसको फेंकूंगी, मार्कर नहीं लेते हैं, बॉल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लेटर सपोज पूछे कोई बॉल है, ठीक है। अब जब बॉल को मैं ऐसे जमीन पे ऐसे मारती हूँ तो वापस टकरा के वो ऊपर की तरफ आ जाती है ना, तो ये पार्टिकल भी कुछ इसी तरह से था। जब ये पार्टिकल यहाँ से इस गोल्ड फॉइल से जाके टकराया तो ये टकरा के वापस आ गया। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर गए, सीधे निकल गए तो 90 डिग्री पे वो कर गए है ना, डिफ्लेक्ट कर गए। लेकिन सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 इधर बिल्कुल 180 डिग्री पे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे गया और यहाँ से ही वापस आ गया, ठीक। अब इन्होंने देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है he wanted a very thick foil, hence he selected a gold foil, ठीक। This gold foil was about 1000 atoms thick, कि क्या ये बहुत ज्यादा पतली थिन, एकदम थिन क्या चाहते थे, गोल्ड मतलब फॉइल चाहते थे। अब जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा थिन होता है, इस वजह से इन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल क्या होती है, 1000 एटम्स थिक होती है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है, अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, चार्ज +2 का चार्ज है, डबल चार्ज है ना, ठीक। सिंस दे हैज अ मास ऑफ 4u, इनके पास कितना मास होता है हमारा 4u,
मास होता है द फास्ट मूविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनके अंदर क्या होती है, जो मतलब एकदम फास्टली ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, इतनी एनर्जी इनके अंदर होती है सबसे ज्यादा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है, तो आइए अब उन्हें समझ लेते हैं। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मैंने आप लोगों को उस डायग्राम के थ्रू पॉइंट्स बताए हैं, आपको थ्योरी की फॉर्म में मैंने लिख दिए, आप लोग एक बार उनको रीड कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैंने क्या कहा, जैसा कि ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल था, यहाँ से ये मेरे पास गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल थी, तो कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, स्ट्रेट निकल गए, सीधा निकल गए, ठीक है, यहाँ से सीधा निकल गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय सम एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों हुए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, He+2 होते हैं, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। डिफ्लेक्ट क्यों होंगे, जब ये किसी चीज से मतलब कोई भी चीज इनको क्या करेगी, कोई भी चीज इन्हें रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे एक चीज होती है अट्रैक्ट, एक चीज होती है रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब देखो ये है He+2, He+2 पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है। मैंने क्या कहा था, प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना, जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि प्लस माइनस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब अगर मैंने कहा कि ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब आप ये सोचिए कि जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा कि ये डिफ्लेक्ट होगा। जाहिर सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता तो वो तो उसके पास जाने की कोशिश करता ना, पास जाने की कोशिश करता है ना, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये उसको डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करना मतलब दूर भागेगा उससे। तो उन्होंने ऐसा माना कि यहाँ पर कहीं कहीं पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब इधर देखो, सरप्राइजिंग 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। अब 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा निकला, वो क्या हुआ, अपने वहां पे गोल्ड फॉइल के पास गया भी, लेकिन उससे टकरा के वापस आ गया, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया भी था, ठीक है, समझ में आया। तो बस यहाँ पर यही लिखा है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कर तो लिया, अब उसके बाद इन्होंने इनका कंक्लूजन क्या निकाला, क्या कंक्लूजन निकला इनके एक्सपेरिमेंट से, आइए देख लेते हैं वो भी हम। तो क्या कंक्लूजन निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज most of the alpha particle passed through the gold foil without getting deflected। अब इन्होंने क्या कहा कि जब हमारे जो अल्फा पार्टिकल है जो स्ट्रेट निकल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो मोस्ट ऑफ द गोल्ड फॉइल का जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। अब इन्होंने ऐसा कैसे कहा, जैसे कि मेरे पास एक गोल्ड फॉइल थी, अब मैं यहाँ पर कोई सा भी जैसे कोई भी तीर मारूंगी, अगर वो खाली होगी तभी तो सीधा निकलेगी उसके अंदर से, है ना। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर deflected from the path indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा जो भी अल्फा पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसा कि मैंने कहा था ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे ऐसा गया और ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो इन्होंने कहा कि एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, मिल रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the atom were concentrated in a very small volume within the atom। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ये जो मेरे पास एक जो अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है और वापस आ रहा है अपने उसी पाथ से 180 डिग्री के एंगल से, तो क्या हो रहा है, उन्होंने कहा है कि कोई चीज यहाँ पर प्रेजेंट है जिसकी वजह से इससे टकरा रहा है और अपने पाथ पर वापस आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, हीलियम एटम का +2 चार्ज है, अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो तभी तो ये इससे टकराएगा और वापस आएगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा
लगेगा इससे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ये जो चीज प्रेजेंट है इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, कि ये यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने ये कहा कि यहाँ जो इस एटम का जितना भी पार्ट है, एक बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस के अंदर उस एटम का मास ऑक्यूपाई है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही उसका पूरा मास होगा, जो भी चीज है उसका वॉल्यूम होगा, सब कुछ उसी में होगा, एक बहुत ही छोटी सी चीज में। लेकिन ये छोटी सी चीज कम नहीं है, इस छोटी सी चीज ने बहुत बड़ा धमाका मचाया। क्या कि अल्फा पार्टिकल्स को इसने डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक। बाकी कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, न्यूक्लियस ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर कर ही दिया है, तो अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम एज होल एटम। अब न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम से छोटा होता है ना, सबको पता ही है। अब देखो, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अबाउट 10 to the power 5 times लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ एटम। अब न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो कम होती है, किससे कम होती है? 10 की पावर 5 टाइम्स कम होती है, किससे? एटम से, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अब देखो, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में भी बता दिया। अब व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स का क्या? अब इलेक्ट्रॉन्स का कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पता कैसे लगाया? इन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने एक सोलर सिस्टम का एग्जांपल लिया। जैसा कि हमारे अर्थ के चारों साइड सन रिवॉल्व करता है, उसी तरह क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने इस तरह से बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की चारों साइड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इतना ही था। तो आइए आप देख लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स, क्योंकि हर मॉडल के ड्रॉबैक्स तो होते हैं, क्योंकि उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम्स के बारे में अपनी अलग अलग मतलब पॉस्टुलेट्स किए, ठीक है। तो देखो इधर अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है मेरे पास। ड्रॉबैक्स क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास, इधर देखो। अब ड्रॉबैक्स के ये, जैसा कि हमारे रदरफोर्ड ने कहा कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ऐसा ही तो कहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने एक स्पेस मतलब एक जगह बता दी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों साइड पाए जाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई कि न्यूक्लियस जो ये हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज घूमती है तो वो क्या करती है? वो एक्सिलरेट करती है। एक्सिलरेट का मतलब होता है घूमना। जब भी आप घूमोगे तो वो एक्सिलरेट करते हो, ठीक है। अब जब भी कोई पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो वो क्या करता है? एनर्जी लूज करता है। और जब वो एनर्जी लूज करता है तो वो एनर्जी लूज कर करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। पहले तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, लेकिन फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है एनर्जी लूज करके। तो इधर से जब ये एनर्जी ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जब ये एनर्जी लूज करेगा तो ये लूज कर करके कहाँ पर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो हमारा एटम तो खत्म हो ही गया, है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनका जो मॉडल था इस वजह से ये फेल हो गया। तो ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके ये थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब इसके चारों साइड रिवॉल्व कर रहा था, उन्होंने ये बताया था, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।